साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदृश्य नामक करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें मई 2021 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है, उसको यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके आर्थिक परिदृश्य के तहत जो राजकोषीय घटनाक्रम है, जिसमें केंद्रीय बजट 2022-23, आर्थिक समीक्षा 2021-22 और बिहार बजट 2022-23 तथा बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय बजट 2022-23 के बारे में। तो 1 फरवरी 2022 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमान वर्ष 2022-23 का आकार जो है कितना है, 39.4 लाख करोड़ रुपए है। तो ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, 39.45 लाख करोड़, जिसका अर्थ है सरकार द्वारा कुल 39.45 लाख करोड़ रुपए की प्राप्तियों में इतनी ही राशि का व्यय किया जाएगा। कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में से जो 39.45 लाख करोड़ है, इसमें से 55.88% 55.88% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि शेष 44.12% जो हिस्सा जो है वो पूंजीगत प्राप्तियों का है। इस तरह कुल व्यय में से 80.98% राजस्व खाते पर, जबकि मात्र 19.02% जो है पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान इसमें बताया गया है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त आंकड़ों को देखकर एक बात तो स्पष्ट है कि भारत सरकार की न लौटाने योग्य प्राप्ति से आय भी माना जा सकता है। कुल बजट का 55.88% है। ठीक है, मतलब जो रेवेन्यू है, राजस्व प्राप्ति है, वो कितना है, वो है 55.88%, जबकि अनुत्पादक व्यय 80.98% है। ऐसे में भारत में घाटे की स्थिति तो स्वाभाविक ही है। तो एक नज़र जो है सरकार के बजटीय घाटे पर भी डालते हैं। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो वर्ष 2022-23 के बजट में 16.61 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट अनुमानित है, जो इसी वर्ष की अनुमानित जीडीपी का कितना है, 6.4%। तो ये परसेंटेज याद रखिएगा कि राजकोषीय घाटा कितने जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है, 6.4%। वर्ष 2022-23 हेतु अनुमानित भारत का राजकोषीय घाटा विगत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में जो है 70.11 हजार करोड़ रुपए अधिक है। तो ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे चलते हैं। राजस्व घाटा, अभी तक राजकोषीय घाटे की बात की, फिस्कल डेफिसिट की, अब रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तुत बजट में 9.9 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 2022-23 हेतु अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी का 3.8% है। तो देखिए राजकोषीय घाटा कितना, जीडीपी का 6.4%, जबकि राजस्व घाटा जो है 3.8% है। प्रभावी राजस्व घाटा, तो देखिए वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 2.6% अनुमानित है, जो पूर्व वर्ष अर्थात 2021-22 के संशोधित अनुमान से लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए कम है। वहीं प्राथमिक घाटा की बात करें अर्थात प्राइमरी डेफिसिट की, तो प्राथमिक घाटा वर्ष 2022-23 में जीडीपी का मात्र 2.8% अनुमानित किया गया है। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा कितना अनुमानित है, 2.8% अनुमानित है। यह पिछले वर्ष अर्थात 2021-22 के संशोधित प्राथमिक घाटे की तुलना में लगभग 56.75 हजार करोड़ रुपए कम है। बस आप परसेंटेज वाला याद रखिएगा कितना है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 है। इसके अतिरिक्त राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 3.8% है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 2.6% है और प्राथमिक जो घाटा है वो जीडीपी का 2.8% है। यहाँ पर देखिए व्यय के संगठक हैं, कहाँ पैसा खर्च होगा और दूसरी तरफ है कहाँ से पैसा प्राप्त होगा। तो देखिए यदि देखा जाए सबसे अधिक पैसा कहाँ पे खर्च होगा, तो ये परसेंटेज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। तो इसमें आप देखें कि ब्याज अदायगी पर अकेले 20% खर्च किया जाएगा, जबकि इसके बाद कहाँ पर व्यय होगा, इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्से के तौर पे जो दिया जाएगा वो 17% है। तीसरे नंबर पे आपका आता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 15% और केंद्र प्रायोजित मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए 9% दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप देखें तो वित्त आयोग और अन्य अंतरण जो है वो 10% जाएगा, अन्य व्यय जो है वो 9% है। इसी प्रकार से आर्थिक सहायता था सब्सिडी जो है वो 8% है, रक्षा पे भी 8% है और पेंशन पे 4%। तो देखिए जो सब्सिडीज है और डिफेंस पे जो खर्चा होना है वो दोनों इक्वल परसेंटेज में है, 8-8% होना है।
और सबसे अधिक कहाँ पे जाएगा, ब्याज अदायगी पे। दूसरे नंबर पे करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के रूप में। तीसरे नंबर पे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। चौथे पे वित्त आयोग और अन्य अंतरण है। और पाँचवें पे केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। यहाँ ध्यान रखिए कि जो अन्य व्यय हैं वो आपका सब्सिडी और अच्छा व्यय से जो है अलग हैं, अधिक हैं। प्राप्ति के स्रोत कहाँ से पैसा प्राप्त होगा, तो सबसे अधिक पैसा जो आपका मिलेगा वो आएगा कहाँ से, उधार और अन्य देयताएं जो हैं 35%। दूसरे नंबर पे यदि देखेंगे तो वस्तु और सेवा कर 16%। इसके बाद आयकर 15% और निगम कर भी 15% है। इसके बाद आपका आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क अर्थात जीएसटी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अलग है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, सीमा शुल्क से 5%, कर भिन्न राजस्व से 5% आएगा और आपका ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से 2% प्राप्त होगा। आगे चलते हैं। आगे पहले टैक्सेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए बजट अनुमान 2022-23 जो है सकल कर जो है आपका कितना है, 27.58 लाख करोड़ रुपए है। जो पूरा टोटल टैक्स है कितना आना है, 27.58 लाख करोड़ रुपए। इसमें से जो सकल कर राजस्व है जीडीपी का कितना है, सकल कर राजस्व जीडीपी का 10.7% है। इसमें प्रत्यक्ष कर जो है जीडीपी का 5.5% है और अप्रत्यक्ष कर जो है जीडीपी का 5.2% है, मतलब प्रत्यक्ष कर ज़्यादा है। और वहीं प्रत्यक्ष कर जो है टोटल में देखेंगे तो प्रत्यक्ष कर 51.49% है और अप्रत्यक्ष कर कितना है, 48.51% है। जो टोटल जितना सकल कर है उसका ये देखेंगे तो प्रत्यक्ष कर 51.49% है और अप्रत्यक्ष कर 48.51% है। जबकि जीडीपी के फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार से शीर्ष 3 कर राजस्व, जहाँ से सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है टैक्स के रूप में, वो है आपका वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से 7.8 लाख करोड़ रुपए। फिर दूसरे नंबर पे है निगम कर 7.2 लाख करोड़ रुपए और तीसरे नंबर पे है आयकर इनकम टैक्स 7 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये शीर्ष 3 टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस हैं। इसी प्रकार से खर्चा कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, राज्यों को हस्तांतरित 8.17 लाख करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के लिए 6.4 हजार करोड़ रुपए और केंद्र की शुद्ध कर आय कितनी है, वो है 19.35 लाख करोड़ रुपए। आगे चलते हैं। आगे सब्सिडी की बात कर लेते हैं। कुल सब्सिडी के लिए तो देखिए कुल सब्सिडी में देखेंगे तो संशोधित अनुमान जो है 2021-22 का, इसमें सब्सिडी कितनी रही है, इसमें 4,87,871.82 करोड़ रुपए सब्सिडी जो है आपका। इसमें आप देखेंगे तो एक सेकंड यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि बजट अनुमान 2022-23 में कुल सब्सिडी देखें कितनी है तो 3,55,638.61 करोड़ रुपए है, जो कि जो संशोधित बजट अनुमान 2021-22 का है उससे 27.10% कम है। और वहीं जो भी कुल सब्सिडी है इसका 96.33% जो है ये खाद्य उर्वरक पेट्रोलियम एवं ब्याज भुगतान पर ये खर्च किया जाता है। वहीं खाद्य मद में जो सब्सिडी है वो कितना है, टोटल सब्सिडी का 58.16% जो है वो खाद्य मद में जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा आपका इसमें जाता है। वहीं इसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो ये है यूरिया सब्सिडी 17.78%, पोषण आधारित सब्सिडी 11.81% है और एलपीजी सब्सिडी जो है 1.63% है। अब बात करते हैं ब्याज भुगतान की, इंटरेस्ट पेमेंट की। देखिए बजट 2022-23 में ब्याज भुगतान हेतु लगभग 9.41 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है ब्याज भुगतान के लिए, जो वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 8.1 लाख करोड़ रुपए से लगभग 16.17%, जबकि उसी वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 15.59% अधिक है। विगत वर्षों में ब्याज भुगतान राशि में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख मदों पर व्यय जो होना है उसको देखें करोड़ों, इसका यहाँ पर ये जो रुपए हैं वो करोड़ों में हैं। देखिए पेंशन पर जो है आपका 2,07,132 करोड़ रुपए, रक्षा पर जो है 3,85,370 करोड़, शिक्षा पर 1,04,278 करोड़ रुपए, ऊर्जा पर आप देखेंगे तो 49,220 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य पर
स्वास्थ्य पर 86,606 करोड़ रुपए और गृह पर जो है घरों पर 1,27,000 नहीं, हाँ 1,27,020 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें ब्याज के रूप में कितना दिया जाएगा पैसा, तो ब्याज के तौर पे जो भुगतान करना है वो है 9,40,651 करोड़। ग्रामीण विकास पे 2,06,293 करोड़। वहीं सामाजिक कल्याण पे 51,780 करोड़। राज्यों को अंतरण कितना किया जाएगा, 3,34,339 करोड़। परिवहन पर 3,51,851 करोड़ और शहरी विकास पे 76,549 करोड़। कुल कितना है 39, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड, हाँ 39,44,909 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 39,44,909। अब आगे देखते हैं इसमें बजट अनुमान 2022-23 में प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटित जो फंड है या राशि है उसको देखें। तो देखिए योजना का नाम क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो संशोधित अनुमान 2020-21 रहा है, 21-22, उस समय 34,497 करोड़ रुपए और वहीं बजट अनुमान 2022-23 में पिछली बार से अधिक दिया गया 37,800 करोड़ रुपए, 37,800 करोड़ रुपए। और वहीं जल जीवन मिशन पे देखें तो 2021-22 में 45,011 करोड़ था, जबकि 2022-23 में 60,000 करोड़ है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पर 2021-22 में 30,796 करोड़ रुपए था और वहीं पर 2022-23 में 39,553 करोड़ है, मतलब पिछली बार से अधिक दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 2020-21 में 21-22 में 14,000 है और 22-23 में जो है ये 19,000 है। ठीक है। पीएम किसान पर 2021-22 में 67,500 है और 2022-23 में जो है 68,000 करोड़ है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पर जो है 2021-22 में 5,000 करोड़ और 2022-23 में जो है 64,000 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए जो है 2021-22 में 7,400 करोड़ रुपये और 2022-23 में जो है ये 10,000 करोड़ रुपये है। अब बजट घोषणा 2022-23 के बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो क्या घोषणा की गई है। तो 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत बजट में भारत @75 से भारत @100 तक के अमृत काल अर्थात अगले 25 वर्षों में अर्थव्यवस्था को दिशा देने हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करने तथा उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में देश अमृत महोत्सव आज़ादी का 75वां वर्ष मनाते हुए अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। 25 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद देश जो है वो भारत @75 से भारत @100 पर पहुंचेगा। भारत @100 दृष्टिकोण का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 के अवसर पर किया गया था। वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है। 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि कितनी अनुमानित है, 9.2%। अमृतकाल के लक्ष्य क्या हैं, तो अमृतकाल के जो हैं मुख्यतः जो लक्ष्य हैं उनकी बात करें तो पहला है सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र समावेशी कल्याण पर बल देते हुए आर्थिक विकास। दूसरा प्रौद्योगिकी जनित विकास, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परक कार्य को प्रोत्साहन। तीसरा है निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुतायत सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाला सदचक्र। बजट में विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। अब ये 4 प्राथमिकताएं कौन सी हैं, तो पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उद्यमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, और वहीं चौथा है निवेश का वित्त पोषण। अब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएम गति शक्ति के बारे में। तो 7 इंजनों अर्थात 7 इंजन इसमें कौन से हैं, सड़क, दूसरा रेल है, तीसरा एयरपोर्ट है, चौथा है पत्तन, 5वां है सार्वजनिक परिवहन, 6वां है जलमार्ग और 7वां है लॉजिस्टिक अवसंरचना से संचालित है। तो 7 इंजन कौन कौन से, इसको याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है, विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना तथा लॉजिस्टिक सहक्रिया का विकास करना। सड़क परिवहन के बारे में बात करें तो देखिए वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर अतिरिक्त जोड़ना। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर अतिरिक्त जोड़ना। और इसके अतिरिक्त
सार्वजनिक संसाधनों के संपूर्ण हेतु वित्त पोषण के नवोन्मेषी तरीकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाना और 2022-23 में पीपीपी मॉडल के तहत 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार करना। वहीं रेलवे की बात करें, रेलवे की तो देखिए इसमें क्या है, एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना, दूसरा कवच का क्षेत्र विस्तार करना, विगत 3 वर्षों के दौरान नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत का विकास और विनिर्माण, विगत 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का प्रारंभ करना। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं समावेशी विकास की। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं, अभी तक हमने बात की थी किसकी, PM गति शक्ति की, ठीक है, जिसके तहत हम लोगों ने सड़क परिवहन, रेलवे इसको देखा, ठीक है। अब हम यहाँ पर समावेशी विकास जो दूसरा है 4 प्राथमिकताओं में से जो दूसरा है समावेशी विकास, इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण की। तो वर्ष 2023 राष्ट्रीय कदनन वर्ष के रूप में घोषित है, राष्ट्रीय कदनन वर्ष के रूप में घोषित है। 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए के MSP का भुगतान किया गया है और रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन दिया गया है। प्रथम चरण में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर के दायरे में कृषि भूमि पर विशेष ध्यान है। किसानों की सहायता हेतु किसान ड्रोन्स का प्रयोग, सम्मिश्रित पूंजी से कोष की स्थापना, मिश्रित पूंजी कोष को नाबार्ड से सहायता दिलाना। केन बेतवा लिंक परियोजना एवं अन्य की बात करें तो 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना लगभग 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई और 103 मेगावाट हाइड्रो एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होना है। वर्ष 2021-22 संशोधित अनुमान में आवंटित जो है कितना आवंटित किया गया है, इसमें 4300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं केन बेतवा लिंक परियोजना एवं अन्य के लिए। वहीं वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान में आवंटित कितने हैं, 1400 करोड़ रुपए केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए। आगे बात करते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में, ECLGS। तो इसकी अवधि बढ़ा करके 23 मार्च 2023 तक कर दिया गया, 23 मार्च 2023 तक कर दिया गया। गारंटी का दायरा 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो फंड, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो फंड स्मॉल एंटरप्राइजेज का पुनरुद्धार। इसके माध्यम से MSME को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण, इसके माध्यम से MSME को 2 लाख करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त ऋण, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम का क्रियान्वयन तथा 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए का परिव्यय करना। वहीं पर अगला है गुणवत्ताप्रद शिक्षा एवं कौशल विकास की। तो देखिए कौशल एवं आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम का क्रियान्वयन किया जाएगा और ड्रोन शक्ति की सुरक्षा प्रदान करने तथा ड्रोन एज ए सर्विस हेतु स्टार्टअप प्रोत्साहन 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का 12 से बढ़ा करके 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया गया है। वहीं पर आगे चलते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो देखिए स्वास्थ्य जो है ये भी आपका समावेशी विकास के तहत आ जाएगा। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का क्रियान्वयन किया जाएगा। भुगतान परक मानवीय स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल है तो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। एकीकृत ढांचा मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य तथा सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 का वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य सेवाओं हेतु बजटीय आवंटन किया गया। 2022-23 में स्वास्थ्य सेवाओं हेतु बजटीय आवंटन किया गया, जिसके तहत सक्षम के लिए 20,263 करोड़ रुपए, PM पोषण के लिए 10,234 करोड़ रुपए, मिशन वात्सल्य के लिए 1,472 करोड़ रुपए और मिशन शक्ति के लिए 3,184 करोड़ रुपए है। आगे चलते हैं, समावेशी कल्याण की बात करते हैं। समावेशी कल्याण तो ये हर घर नल से जल, जिसमें इसमें 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करना
हर घर नल से जल, इसमें 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करना है। वर्ष 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। ठीक है। पीएम आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा करना है। वर्ष 2022-23 में 48,000 करोड़ रुपए जो है इसका आवंटन किया गया था। आगे चलते हैं। इसी में पीएम डेविन अर्थात DEVINE उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित अवसंरचना एवं सामाजिक विकास हेतु वर्ष 2022-23 में 1500 करोड़ रुपए का आवंटन 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। डिजिटल पेमेंट्स अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना की गई। ठीक है। ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपका की गई हैं समावेशी कल्याण के तहत। और वहीं पर अगला है इसमें उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश, उद्यमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु परक कार्य के बारे में। तो देखिए इसमें उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उसमें है कारोबारी सुगमता 2.0 का क्रियान्वयन, राइट टू नो की जगह नीड टू नो के सिद्धांत का पालन, विश्वास आधारित शासन, भू दस्तावेजों के IT आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग से रक्षा क्षेत्र हेतु 68% पूंजीगत क्रय बजट, जो कि वर्ष 2021-22 में 58% था, ये आपको कितना करना है 68%। वहीं इसके तहत जीवन की सुगमता के दूसरे चरण के क्रियान्वयन के लिए क्या घोषणाएं हैं, उसके तहत विश्वास आधारित शासन। वर्ष 2022-23 में एम्बेडेड चिप के साथ ई-पासपोर्ट जारी किया जाना, मतलब जो पासपोर्ट आपका होगा ई-पासपोर्ट के साथ एम्बेडेड चिप लगाया जाएगा। और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण ट्रांजिशन करना। उच्च प्रभावी मॉडलों के विनिर्माण हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना हेतु 19,500 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। थर्मल पावर संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास पैलेट को जलाने का प्रस्ताव। 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का अनुमान भी इस बजट घोषणा में व्यक्त की गई है। वहीं आगे चलते हैं। आगे है निवेशों का वित्त पोषण के संबंध में पूंजी परिव्यय, इसमें पूंजी परिव्यय को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत क्या घोषणाएं हैं, तो इसके तहत वर्ष 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, इसमें 35.4% की वृद्धि तथा GDP का 2.9%। वर्ष 2021-22 में 5.54 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। प्रभावी पूंजीगत व्यय वर्ष 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, GDP का 4.1%। वहीं संसाधनों को जुटाने के संबंध में जो घोषणाएं हैं, हरित अवसंरचना के संसाधनों हेतु ग्रीन बॉन्ड्स, उदीयमान क्षेत्रों के लिए समर्थित वित्त अर्थात सरकार का योगदान इसमें 20% होगा। वर्ष 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपए का संचालन की भी घोषणा इसमें की गई है। और राज्यों को और अधिक वित्तीय गुंजाइश प्रदान करना। इसके तहत पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान योजना के तहत मतलब इनको अधिक वित्तीय गुंजाइश प्रदान की जाएगी। वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान 1 लाख करोड़ रुपए है। वर्ष 2022 योजना के तहत जो है ये देखिए पूरा एक साथ है। पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता योजना के तहत वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान 2021-22 में 1 लाख करोड़ रुपए है। वर्ष 2021-22 संशोधित अनुमान जो था 2021-22 का संशोधित अनुमान इसमें जो है आपका 15,000 करोड़ रुपए सभी निवेशों को प्रेरित करने हेतु राज्यों की सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। वहीं पर आगे चलते हैं। आगे है इसमें 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2022-23 में राज्यों की GSDP के 4% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित है। वहीं कर प्रस्ताव के बारे में बात करें तो इसके तहत जो है इसके तहत क्या कहा गया है, गलतियों को ठीक करने हेतु करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दायर करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को NPS खाते में कर्मचारियों की कर कटौती सीमा को 10% से बढ़ा करके 14% करना। विकलांग व्यक्तियों के लिए कर में राहत का प्रावधान। सहकारी समितियों के लिए 18.5% की वैकल्पिक न्यूनतम कर दर को 15% करना। सहकारी समितियां जिनकी आय 1 से 10 करोड़ रुपए तक है के वर्तमान अधिभार लिया जाता है, सेस जो है सेस दर को 12% जो था इसमें कमी करते हुए इसे 7% करना। कर संबंधी
या कर संबंधित प्रोत्साहन देने के लिए पात्र स्टार्टअप्स को शामिल करने की अवधि मार्चांत 2022 में वृद्धि करते हुए इसे मार्चांत 2023 कर दिया गया है। आभासी परिसंपत्ति के अंतरण से होने वाली आय पर 30% का कर का प्रावधान किया गया। आभासी परिसंपत्ति के अंतरण से, ठीक है, उस पर होने वाली आय पर 30% का कर। नवनिगमित विनिर्माण कंपनियों को धारा 115 अर्थात 115 BAB के तहत विनिर्माण या उत्पादन के आरंभ करने की अंतिम तिथि जो है मार्चांत 2023 में वृद्धि करते हुए इसे मार्चांत 2024 तक कर दिया गया है। वहीं आगे देखें तो देखिए AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन का पर अधिभार जो सेस है वो 37% की सीमा में कमी करके इसको 15% करना है। आय या लाभ पर लगने वाले किसी भी सरचार्ज या उपकर को व्यापारिक व्यय न मानना। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि आय या लाभ पर लगने वाले किसी भी सरचार्ज या उपकर को जो है सेस या जो सरचार्ज है उसको व्यापारिक व्यय नहीं माना जाएगा। हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ पर अधिभार की उच्चतम सीमा 15% करना और राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य वर्ष 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन दोगुना करना। पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयातों में रियायती दरों में या दरों को धीरे धीरे समाप्त करना और 7.5% की आसान टैरिफ दर लागू करना है। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु काटे एवं तरासे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क 5% करना। छतों पर या छातों पर शुल्क वृद्धि करते हुए 20% करना। अनब्लेंडेड ईंधन पर जो है 1 अक्टूबर 2022 से ₹2 प्रति लीटर अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क का क्रियान्वयन करना। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण जो ये सब है बहुत नहीं है, बस यहाँ याद रखिएगा सीमा शुल्क जो है इस पर 5% कर दिया गया है। अब बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 की। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2022 को संसद में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा का मूल विषय या थीम क्या था? अत्यधिक अनिश्चितता की इस स्थिति में नीति निर्माण के लिए कला और विज्ञान। तो ध्यान रखिएगा अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में नीति निर्माण के लिए कला और विज्ञान तथा इसकी केंद्रीय विषय वस्तु या सेंट्रल थीम क्या थी? चुस्त दुरुस्त त्वरित दृष्टिकोण। इसे इंग्लिश में याद रखेगा एगिल अप्रोच, ठीक है, एगिल अप्रोच इंग्लिश में जरूर याद रखेगा। यह आर्थिक समीक्षा हाल के वर्षों में 2 खंड से सिमटकर 1 खंड में हो गई। पहले 2 खंडों में आती थी, अभी 1 खंड में हो गई है तथा आंकड़ों को दर्शाने वाली तालिकाओं को एक अलग खंड में रखा गया है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में 7.3% का संकुचन रहा है, जबकि वर्ष 2021-22 में, ये हमने 20-21 की बात की, अब 21-22 की बात करें तो ये जो है 2021-22 हेतु यह 9.2% अनुमानित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है वो 8 से लेकर 8.5% अनुमानित है। जो विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर हेतु अनुमानित आंकड़े विश्व बैंक ने 8.7% बताया है, जबकि एशियाई विकास बैंक ने 7.5% बताया है, के अनुरूप ही है 8 से 8.5%। जनवरी 2022 में जारी IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट या आउटलुक 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 एवं 22-23 के लिए भारत की वास्तविक GDP के 9% की दर से और वर्ष 2023-24 में यह 7.1% की दर से वृद्धि का अनुमान है। तो देखिए 22-23 के लिए भारत की वास्तविक GDP के 9% के रहने का अनुमान है, जबकि 23-24 में यह 7.1% रहने की अनुमान है। यह आंकड़ा भारत को इन 3 वर्षों में अर्थात 21-22, 22-23 और 23-24 3 वर्षों में वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करता है। वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि की वृद्धि दर जो है वो 3.6% दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2021-22 में यह 3.9% अनुमानित रही है। आगे चलते हैं। देखिए वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः उद्योग क्षेत्र में 11.8% और सेवा क्षेत्र में 8.2% की वृद्धि दर अनुमानित है 2021-22 में, जबकि वर्ष 2020-21 में वृद्धि दर कितनी रही है? उद्योग क्षेत्र में -7% और सेवा क्षेत्र में -8.4% रही है।
देखिए सकल मूल्य वर्धन जीवीए में क्षेत्रवार हिस्सेदारी या परसेंटेज की बात करें तो देखिए हम बात करते हैं 2021-22 की, ठीक है, 2021-22 को देखते हैं तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में हिस्सेदारी कितनी है 18.8%। कृषि और संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है जीवीए में सकल मूल्य वर्धन में तो 18.8% है। वहीं उद्योग का 28.2% है, खनन और उत्खनन का 2.3% है, विनिर्माण का 15.4% है, बिजली गैस पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं 2.5% है, निर्माण में 8% है, सेवाओं में 53% है, व्यापार होटल परिवहन संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं में 16.9% है। मतलब इनकी हिस्सेदारी 16.9% है। इसके अतिरिक्त वित्तीय रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं इनकी जो हिस्सेदारी है जीवीए में वो 20.9% है, 20.9% है। और लोक प्रशासन रक्षा और अन्य सेवाओं की 15.2% है। मूल कीमत पर जीवीए कितना है ये 100% आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ ध्यान रखिएगा जहाँ जहाँ आरी है वो है प्रथम संशोधित अनुमान, पीई क्या है अंतिम अनुमान है, ठीक है, और एई जहाँ पे लिखा है वो है प्रथम अग्रिम अनुमान। आगे चलते हैं। देखिए प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय की बात करें पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम की तो देखिए वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2021-22 पे ये देखा जाए तो ये कितना है 1,50,326 रुपये ये वर्तमान कीमतों पर है, मतलब चालू कीमतों पर है। जबकि स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कितना है 93,973 रुपये। तो ध्यान रखिए 93,973 स्थिर कीमतों पर और चालू कीमतों पर 1,50,326 रुपये है। तो वृद्धि दर वर्तमान कीमतों पर कितना वृद्धि दर है प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय में 16.7% और स्थिर कीमतों पर कितना है 8.4% है। सकल घरेलू बचत की बात करें ग्रास डोमेस्टिक सेविंग्स की तो यहाँ पर जीडीपी के परसेंटेज के रूप में वर्तमान बाजार कीमतों पर इसको व्यक्त किया गया है। तो 2018-19 में कितना था सकल घरेलू बचत, ये था 30.6 जीडीपी का 30.6% था सकल घरेलू बचत। अब इस सकल घरेलू बचत में घरेलू क्षेत्र की हिस्सेदारी 19.3%, निजी निगम क्षेत्र की 10.6%, सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है 0.7%। वहीं 2019-20 में सकल घरेलू बचत कितना रहा है जीडीपी का 31.4% और इस 31.4% में घरेलू क्षेत्र का 19.6% रहा है, निजी निगम क्षेत्र का 10.7% रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र का 1.1% रहा है। आगे बात करते हैं प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य एवं उत्पादन की। तो वर्ष 2020-21 के लिए यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो उत्पादन जो है वो मिलियन टन में बताया गया है। तो देखिए चावल का उत्पादन, ठीक है, यहाँ प्रथम अनुमान द्वितीय अनुमान और तृतीय अनुमान को यहाँ बताया गया है। तो हम चावल के बारे में बात करें जो प्रथम अनुमान है इसमें वो पश्चिम बंगाल, दूसरे पे प्रथम जो है आपका पश्चिम बंगाल, सॉरी प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात तृतीय नहीं है, पहला दूसरा तीसरा है, ठीक है, उत्पादन में। तो शीर्ष 3 उत्पादक बताए गए हैं। चावल में पहले नंबर पश्चिम बंगाल, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे पंजाब है। वहीं गेहूं के उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर नंबर 1 पर है। कुल उत्पादन का 35.5% अकेले उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। मक्के के उत्पादन में देखें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। कुल मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, कर्नाटक दूसरे पे है और महाराष्ट्र तीसरे पे है। और वहीं पर आगे देखते हैं अरहर या तूर के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, कर्नाटक दूसरे पे है, तेलंगाना तीसरे पे है। कुल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, राजस्थान दूसरे पे है और महाराष्ट्र तीसरे पे है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पे है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, 58.32%। आधे से अधिक खाद्यान्न उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश करता है। दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे पंजाब है। मूंगफली उत्पादन की बात करें तो गुजरात नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे, तमिलनाडु तीसरे पे है। और रेपसीड और सरसों के उत्पादन की बात करें तो राजस्थान जो है नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, हरियाणा तीसरे पे है। सोयाबीन में महाराष्ट्र पहले पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पे है। कुल तिलहन के उत्पादन में देखा जाए तो राजस्थान नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है। और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे है। कपास के उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, गुजरात दूसरे पे, तेलंगाना तीसरे पे। जूट और मेस्ता जो है इसमें पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, बिहार दूसरे पे है, असम तीसरे पे है। शीर्ष आयात की गई वस्तुओं की बात करें, शीर्ष आयात की गई वस्तुओं की तो पेट्रोलियम और यहाँ परसेंटेज में हिस्सेदारी दिखाई गई, पेट्रोलियम और क्रूड
ये जो है 2021-22 अप्रैल 2021-22 में कितना रहा है 19.2%, मतलब जितना चीज़ हम आयात करते हैं उसका 19.9% जो है वो पेट्रोलियम क्रूड का रहा है। वहीं आगे देखें दूसरे नंबर पर स्वर्ण है, कुल आयात का 8.7%, जो पेट्रोलियम था वो कितना था, वो था 19.2%, और ये जो है आपका स्वर्ण 8.7%, पेट्रोलियम उत्पाद 6.3%, मोती कीमती अर्ध कीमती पत्थर 5%, कोयला कोक और बिक्रिट्स आदि जो हैं ये 4.9%। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश कौन से हैं? आयात की दृष्टि से देखा जाए शीर्ष 5 देश कौन से हैं जहाँ से हम लोग आयात करते हैं? तो चीन नंबर 1 पर है। यहाँ से जितना भी हमारा आयात होता है उसका 15.5% जो है वो चाइना से है, मतलब चाइना की हिस्सेदारी 15.5% है हमारे आयात में। संयुक्त अरब अमीरात दूसरे नंबर पे है 7.3% के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पे है 7.2% के साथ। सऊदी अरब 5% है, चौथे नंबर पे है। इराक जो है 4.9% है, 5वें नंबर पे। निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश कौन से हैं? तो देखिए 2021-22 मतलब अप्रैल से लेकर नवंबर तक का इसमें शामिल किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है निर्यात की दृष्टि से सबसे अधिक निर्यात हम कहाँ करते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका को 18.4% इसकी हिस्सेदारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका 6.6%, चाइना तीसरे नंबर पे जहाँ हम निर्यात करते हैं 5.9%, बांग्लादेश चौथे नंबर पे निर्यात में जिसको हम निर्यात करते हैं, और हांगकांग 5वें पे है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं शीर्ष निर्यात की गई वस्तुओं की बात करें तो देखिए सबसे अधिक निर्यात किस चीज़ का करते हैं हम लोग? तो 2021-22 की बात करेंगे, पेट्रोलियम उत्पाद 14.9%, मोती कीमती अर्ध कीमती पत्थर 6.8%, लौह एवं इस्पात 6%, ड्रग फॉर्मुलेशन एवं बायोलॉजिकल 4.7%, स्वर्ण एवं अन्य कीमती धातु के आभूषण 2.8%। तो शीर्ष कौन से हैं? पेट्रोलियम उत्पाद है, मोती है, कीमती अर्ध कीमती पत्थर है जिनको हम निर्यात करते हैं, लौह एवं इस्पात है, ड्रग फॉर्मुलेशन एवं बायोलॉजिकल है, स्वर्ण एवं अन्य कीमती धातु के आभूषण हैं। अब ये तो हमने बात कर ली, ये हमने देखा आपका जो आर्थिक समीक्षा 2021-22 थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बिहार बजट 2022-23 की। 28 चूँकि ये आपका जो 8 मई को बिहार बीपीएससी की परीक्षा होने इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 फरवरी 2022 को बिहार सरकार के उप मुख्य वित्त मंत्री तारा, ये उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, ठीक है, तारा किशोर प्रसाद द्वारा वर्ष 2022-23 बजट अनुमान पेश किया गया। वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान मुख्यतः उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने तथा जन कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया। राज्य सरकार की नीतियों पहल के फलस्वरूप वर्ष 2021-22 में 9.8% तथा वर्ष 2022-23 में 9.7% आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान है। 2021-22 में 9.8%, 2022-23 में 9.7%। आगे चलते हैं। हालांकि वर्ष 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर कितनी थी? 2.5% ही थी। प्रस्तुत बजट जो है बिहार का ये 6 सूत्रों पर आधारित है। कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना अर्थात ग्रामीण एवं शहरी, और छठा कौन सा है? एक सेकंड, छठा जो है आपका वो है कल्याण विभिन्न वर्गों का। देखिए ये 6 सूत्र जो हैं ये ही बजट के केंद्र बिंदु में फोकस है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने हेतु 16,134.39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक तथा आधारभूत अवसंरचना की मजबूती हेतु सर्वाधिक बजट जो है 39,191.87 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो जो देखिए बजट कितने का है, जो बजट का आंकड़ा, ये आंकड़ा याद रखिएगा, 39,191.87 करोड़ रुपए, जो कुल बजट का लगभग 16.5% है। ये जो है आपका खर्च किया जाएगा 39,191.87 करोड़ रुपए किस पे किया जाएगा? ये शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक तथा आधारभूत अवसंरचना की मजबूती है, मतलब शिक्षा पर जो है इतना खर्च किया जाएगा जो कुल बजट का 16.5% है। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा उद्योग एवं उद्योग में निवेश मदद में 1643.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विकास हेतु 7,712.3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में ग्रामीण एवं शहरी विकास पर प्रत्यक्ष रूप से 29,749.64 करोड़ रुपए का आवंटन
किया गया है। वहीं आगे देखते हैं, वर्ष 2022-23 में विभिन्न वर्गों के कल्याण हेतु कुल 12,375.07 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के लिए विगत बजट अनुमान में 7 निश्चय 1 निर्धारित किए गए थे। विगत बजट की भांति वर्तमान बजट में भी 7 निश्चय .2 निर्धारित किए गए। ये 7 निश्चय कौन से याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जाता है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है, प्रस्तुत बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट अनुमान जो है, कुल बजट अनुमान कितना है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। ये है 2,37,691.19 करोड़ रुपए। 2,37,691.19 करोड़ रुपए है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान, जो कि 2,18,302.7 करोड़ रुपए था, से 19,388.49 करोड़ रुपए अधिक है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय जो है, कुल राजस्व व्यय 1,91,956.67 करोड़ रुपए है। कुल व्यय का 80.76% है अनुमानित किया गया, जबकि जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 1,77,071.39 करोड़ रुपए से ये जो है 14,885.28 करोड़ रुपए अधिक है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल पूंजीगत व्यय जो है ये 45,734.52 करोड़ रुपए, कुल व्यय का 19.24% है अनुमानित किया गया है। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 41,231.31 करोड़ रुपए से 4,503.21 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय कितना है, 1,60,140.21 करोड़ रुपए, और जो गैर विकासात्मक व्यय है वो है कितना, 77,550.98 करोड़ रुपए है। जो कुल व्यय 2,37,691.19 करोड़ रुपए का जो है विकासात्मक व्यय 67.37% है, और गैर विकासात्मक व्यय जो है वो 32.63% है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं, 1,96,704.51 करोड़ रुपए अनुमानित है। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 1,86,267.29 करोड़ रुपए से 10,437.22 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 41,387 करोड़ रुपए अनुमानित है। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 35,050 करोड़ रुपए से 6,337 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 6,135.62 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 5,505.47 करोड़ रुपए की तुलना में 630.15 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,747.84 करोड़ रुपए राजस्व बचत रहने का अनुमान है। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,45,300 करोड़ रुपए का 0.64% है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,885.1 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,45,310 करोड़ रुपए का 3.47% है। कितना है, 3.47% है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रमुख विभागीय वार्षिक योजना व्यय कितना दिया गया है। देखिए, शिक्षा विभाग पर कितना खर्च होगा, इस पर खर्च होगा 22,198.38 करोड़ रुपए। जो कुल जो योजना पे व्यय किया गया है उसका 22.2% है। ग्रामीण विकास पर 15,193.19 करोड़ रुपये 15.19% खर्च किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग पर का जो खर्चा है या जो योजना उद्व्यय है वो है आपका 8,191.79 करोड़ रुपये। इसका परसेंटेज कितना है, 8.19%। ग्रामीण विभाग
ग्रामीण कार्य विभाग का 7,950.27 7.95%। स्वास्थ्य विभाग का जो है वो है 7,035.56 7.04%। पथ निर्माण विभाग अर्थात 4,420.99 करोड़ रुपए, ये 4.42% है। ये नगर विकास एवं आवास विभाग, इसके लिए कितना बजट है? इसके लिए जो बजट है आवंटित वो 4,055.10 है और वहीं ये परसेंटेज के रूप में 4.06%। जल संसाधन विभाग का 3,232.63 3.23%। कृषि विभाग पर 2,781.19% 219 करोड़ है, 2,781.99 करोड़ रुपए 2.78% है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, इस पर जो खर्चा होना है वो है 1,947.65 करोड़ रुपए, वही परसेंटेज के रूप में 1.95%। अन्य विभागों पर जो है वो खर्चा होगा 22,992.45 करोड़ रुपए और इस पे जो परसेंटेज है वो है 22.99%। देखिए, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट के प्रावधान के आलोक में राजकोषीय घाटा की अधिसीमा 3.5% निर्धारित है। 3.5% अनुमानित निर्धारित है। ये वर्ष 2022-23 का सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2021-22 में 2011-12 में आधार वर्ष कितना 2011-12, तो 2022-23 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 7,45,310 करोड़ रुपए है। वर्ष 2022-23 के अंत में लोक ऋण आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेप्ट 2,38,126.69 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 31.95% है। 31.95% है। वर्ष 2021-22 के अंत में पुनरीक्षित लोक ऋण 2,12,004.84 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.21% है। राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर है, जो कि निम्नलिखित राजकोषीय उत्तरदायी उपलब्धियों द्वारा प्रदर्शित हो रही है। कौन कौन सी उपलब्धियों द्वारा? इसमें वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6,18,628.00 करोड़ रुपए का 4.82% रहा है। ठीक है, करोड़ रुपए का 4.82% रहा है राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटा, जो कि 5% की निहित अधिसीमा के तहत है। वर्ष 2020-21 के अंत में लोक ऋण 1,77,214.84 करोड़ रुपए का रहा है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6,18,628 करोड़ रुपए का 28.65% है। वहीं 31 मार्च 2021 के अंत तक लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत कुल देयता जो है वो 2,27,195.5 करोड़ रुपए की है। वर्ष 2020-21 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 9.74% रहा है, जो कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 10% तक अधिकतम रहना चाहिए। आगे बात करते हैं बजट 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक आंकड़ों की, जो बजट के संबंध में। देखिए, कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी रही हैं? कुल राजस्व प्राप्तियां हैं 1,96,704.51%। ठीक है, परसेंटेज के रूप में कितना? 5.6%। कर राजस्व का 1,32,567.6 करोड़ 5.02%। पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में 41,187.43 करोड़ रुपए 27.77%। कुल प्राप्तियां कितनी हैं? 2,37,891.94 करोड़ रुपए और परसेंटेज ग्रुप में 8.87% है। राजस्व खाते पर व्यय जिसमें ब्याज भुगतान होता है, ये कितना रहा है? ये राजस्व खाते पर व्यय इसमें आपका 1,22,603.3, ये 13.01% है। ब्याज भुगतान इसमें कितना है? इसमें ब्याज भुगतान जो है 16,305.03 12.31%। पेंशन के रूप में जो व्यय किया जाता है वो कितना है? एक सेकेंड। पेंशन के रूप में 2,42,000
2 लाख नहीं है, 24,252.29 करोड़ रुपए है, 11.16%। वेतन के रूप में जो है 29,749.57 करोड़ रुपए, 9.23%। पूंजीगत खाते पर व्यय की यदि बात करें तो ये कितना रहा है, 14,857.64। परसेंटेज ग्रुप में 59.77%। ठीक है। कुल व्यय कितना है, 2,37,691.19, 8.88%। राजस्व व्यय जो है वो है 1,91,956.67, 8.41%। पूंजीगत व्यय की बात करें तो ये है आपका 45,734.52%, सॉरी 0.52 करोड़, और परसेंटेज ग्रुप में 10.92% है। आगे चलते हैं। राजकोषीय घाटा एवं ब्याज भुगतान जीडीपी के अनुपात के रूप में यदि देखें तो यहाँ 22-23 की हम बात करेंगे। राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहा अनुमानित है, बिहार का 3.47%। ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का ब्याज भुगतान कितना करना है, कुल राजस्व प्राप्ति का 8.29%। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 की बात करते हैं। वर्ष 2020-21 नहीं, ये 20-21 होगा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 नहीं होगा, ये यहाँ भी 21-22 है या तो यहाँ भी 21-22 हो जाएगा। में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कोविड-19 के कारण 2.5% की ही वृद्धि दर्ज की गई। कितनी की गई है, 2.5% की। लेकिन यह प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, क्योंकि वर्ष 2020-21 भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.2% का संकुचन दर्ज किया गया है, जहां वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो वर्तमान मूल्य पर 618.63 हज़ार करोड़ रुपए और वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 419.88 हज़ार करोड़ रुपए था। वहीं वर्ष 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 566.47 हज़ार करोड़ रुपए और वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 379.55 हज़ार करोड़ रुपए था। इस आधार पर जहां वर्ष 2020-21 में राज्य में वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 34,314 रुपये था, जो वर्ष 2019-20 के 33,779 रुपये से थोड़ा अधिक है। वहीं वर्ष 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2019-20 के 49,272 रुपये से 2.5% बढ़ करके 50,555 रुपये हो गया है। देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2016-17 के 22.1% से लगातार घटते हुए वर्ष 2020-21 में 19.2% रह गया है। आगे चलते हैं। देखिए, वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर 2.3% रही है, लेकिन वार्षिक वृद्धि दरों में काफ़ी अंतर रहा है, जहां यह वर्ष 2018-19 में -0.3% था, तो वहीं वर्ष 2016-17 में 8.7% था। वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में 38 जिलों की रैंकिंग, चूँकि बिहार में 38 जिले हैं, तो 38 जिलों की रैंकिंग में 1.31 लाख रुपए के साथ पटना जो है जिला शीर्ष पर था, जबकि सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में शिवहर जिला है। सबसे कम मतलब न्यूनतम वाले पर शिवहर जिला है। कितना है, 0.19 लाख रुपए है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय वर्ष 2019-20 के 23.7% से बढ़ करके वर्ष 2020-21 में 26.8% हो गया है। 26.8% हो गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत हिस्से के रूप में पूंजीगत व्यय वर्ष 2019-20 के 3.3% से बढ़ करके 4.2% हो गया है। राज्य सरकार के प्राप्ति और व्यय की वृद्धि का प्रतिशत राजस्व लेखे की अपेक्षा पूंजीगत लेखे में अधिक था, जहां पूंजीगत व्यय गत वर्ष से 30.5% बढ़ी है, वहीं राजस्व व्यय जो है 10.7% बढ़ा है। ठीक है, तो देखिए, राजस्व लेखे की अपेक्षा पूंजीगत लेखे में अधिक वृद्धि रही है। इसी अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर 25.9% और राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 3.2% रही है। वर्ष 2020-21 में राजस्व लेखे में सामान्य सेवाओं पर व्यय 11.1%, सामाजिक सेवाओं पर व्यय 10.4% तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय में 10.8% की वृद्धि हुई है।
वर्ष 2020-21 में वेतन और पेंशन पर राज्य सरकार का कुल व्यय राज्य सरकार के राजस्व व्यय का 29.7% और राजस्व प्राप्ति का 32.4% रहा है। गत 5 वर्षों 2016-17 से लेकर 2020-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है? 2.1% रही है। और गत 5 वर्षों के दौरान उप क्षेत्रों में पशुधन की वृद्धि दर 10% और मत्स्य पालन की 7% रही है। कुल मिलाकर के वर्ष 2020-21 में सकल राज्य गत मूल्यवर्धन GSBA में इस क्षेत्र का 19% हिस्सा था। वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन रिकॉर्ड जो है 17.95 लाख टन अनुमानित रहा है। गत 3 वर्ष 2018-19 से लेकर 2021 में अनाजों के बीच चावल की वृद्धि दर 9.6% और मक्का की 5% रही है, जो कुल अनाज होता है। वर्ष 2012 से अब तक राज्य ने 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई है। वर्ष 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर था और फसल सघनता 144% थी। कितनी थी? 144% थी 2019-20 में। वर्ष 2019-20 में सकल सिंचित क्षेत्र जो है 54.35 लाख हेक्टेयर थी। वर्ष 2020-21 में मछली के रिकॉर्ड 6.83 लाख टन उत्पादन के साथ राज्य मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु कुल 40.76 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। राज्य में दूध का कुल उत्पादन वर्ष 2020-21 में 115.01 लाख टन था। कुल अंडा उत्पादन 32.4% की वार्षिक वृद्धि दर पर दर्ज करते हुए वर्ष 2016-17 के 111.17 करोड़ से बढ़ करके वर्ष 2020-21 में 301.32 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2020-21 में 46.22 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। फलतः चीनी प्राप्ति की दर 10% थी। बिहार में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा हैं। कौन कौन से हैं? तो इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा। वर्ष 2020-21 में खाद्य प्रसंस्करण में 1,761.28 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 10 गुना है। पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात WWPR देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है, जहां पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात संपूर्ण भारत के औसत से ग्रामीण क्षेत्रों में 6.5% और शहरी क्षेत्रों में 8.5% अंक कम था। वहीं महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात के मामले में बिहार और भारत के बीच अंतर और भी अधिक बढ़ जाता है। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में 9.8% है, जो संपूर्ण भारत के औसत से 24.6% अंक कम था। संपूर्ण भारत के औसत से 24.6% अंक कम था। आगे बात करते हैं। शहरी बिहार के मामले में महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात 7.8% था, जो संपूर्ण भारत के औसत से 15.5% अंक कम था। वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक 62% था, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? 46.4% था। गत दशक 2011-20 से 20 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 14.4% की वृद्धि दर बिहार में दर्ज की गई है। महामारी के वर्ष अर्थात 2020-21 में जहां इस क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की वृद्धि दर ऋणात्मक थी, वहीं बिहार की वृद्धि दर 10.3% देश में सर्वाधिक थी। परिवहन क्षेत्र गत दशक 2011 से 2021 में 10.7% की उच्च वार्षिक दर से बढ़ता रहा है। इस अवधि में रेलवे की वार्षिक वृद्धि दर 5%, जल परिवहन की 5.2%, परिवहन से जुड़ी सेवाओं की 11.8%, पथ परिवहन की 12.1% और वायु परिवहन की सर्वाधिक 24% वृद्धि दर थी। देखिए, राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2014-15 के 203 किलोवाट आवर से बढ़कर के वर्ष 2020-21 में कितना हो गया? 305 किलोवाट आवर हो गया है। इस आंकड़े को याद रखिएगा, जो 6 वर्षों में 72.4% की वृद्धि दर्शाती है। राज्य सरकार राज्य में वर्ष 2016-17 में बिजली की पूरी खपत 2.16 हजार करोड़ यूनिट थी, जो वर्ष 2020-21 में बढ़ करके 3.14 हजार करोड़ यूनिट हो गई है, अर्थात 4 वर्षों में यह 45% की वृद्धि हुई है।
वर्ष 2019-20 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 6073 मेगावाट थी, जो 5.7% बढ़ करके वर्ष 2020-21 में 6422 मेगावाट हो गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र कितना है? 11.3%। लेकिन शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान दर 15.3% रह गया है। हो गया कितना है? 15.3% रह गया है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने सामाजिक सेवाओं पर व्यय लगातार बढ़ाया है। राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं के व्यय का हिस्सा वर्ष 2015-16 के 34.4% से बढ़ करके वर्ष 2020-21 में 44% हो गया है। इस अवधि में स्वास्थ्य पर व्यय की वृद्धि दर संपूर्ण भारत के 13.8% की तुलना में 16.6% रही है। ठीक है, इस अवधि में स्वास्थ्य पर व्यय की वृद्धि दर संपूर्ण भारत के 13.8% की वृद्धि की तुलना में 16.6% रही है। इसी प्रकार इन वर्षों के दौरान शिक्षा में भी बिहार में 14.3% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज हुई है, जो संपूर्ण भारत की वृद्धि दर कितनी है? 10.9% से अधिक है। बिहार और भारत की जनसंख्या के अनुमान का तुलनात्मक विश्लेषण जो है आगे चित्र में दर्शाया गया है, यह दर्शाता है कि 2036 तक कार्यशील आबादी जो कि जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष है का हिस्सा बिहार में अपेक्षाकृत अधिक होगा। कार्यशील आबादी का हिस्सा वर्ष 2011 के 53.5% से बढ़ करके वर्ष 2036 में 61.4% हो जाने का अनुमान है। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में 1 वर्ष की वृद्धि दर्ज हुई है, जो वर्ष 2010 से 14 के 68.1 वर्ष से वर्ष 2014-18 में 69.1 वर्ष हो गई है। देखिए, वर्ष 2019 की प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव है, जो राष्ट्रीय आंकड़े 30 से कम है। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया 2013-14 में शुरू हो गई है। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया जो है। अब बात करते हैं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में। तो देखिए, बहुस्तरीय संपर्क मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हेतु राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो रेलवे एवं सड़क मार्ग सहित मार्ग मंत्रालय से 16 मंत्रालयों को एक मंच प्रदान करेगा। पीएम गति शक्ति को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित इसरो इमोजी के साथ विभिन्न प्रौद्योगिकियों से भी जोड़ा जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में बात करें। आगे देखते हैं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में। देखिए, इसका शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को किया गया था। ठीक है, जिसका बजट में प्रावधान किया गया था। पहले मंजूरी प्रदान की गई कब? 21 अक्टूबर 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। घोषणा कब की गई? 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 के शुभ अवसर पर। कुल व्यय लगभग 100 लाख करोड़ रुपये, लगभग 100 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान देखिए केंद्रित किस पे है? देश के नागरिकों, उद्योगों, विनिर्माताओं, किसानों तथा गाँवों पर। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत जो है रोलिंग आउट, कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन तथा निगरानी एवं समर्थन तंत्र, मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट मैकेनिज्म हेतु संस्थागत ढांचे की त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई है, जो निम्न है। त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन से? सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह, नेटवर्क योजना समूह, तकनीकी सहायता समूह। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता जो वर्तमान में 87.7 गीगावाट है, को बढ़ा करके वर्ष 2024-25 तक 225 गीगावाट करना है। 87.7 को 2024-25 तक 225 गीगावाट तक करना है। वर्ष 2024-25 तक देश की बिजली उत्पादन क्षमता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जाना है। पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क का उन्नतीकरण करते हुए वर्तमान के लगभग 4.25 लाख सर्किट किलोमीटर से वर्ष 2024-25 तक लगभग 4.54 लाख सर्किट किलोमीटर करना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उद्योगों के लिए प्रमुख मांग एवं आपूर्ति केंद्रों को जोड़ने के लिए और 17,000 किलोमीटर लंबी ट्रंक पाइपलाइन बढ़ा करके वर्ष 2024-25 तक कुल लंबाई जो है 34,500 किलोमीटर करना है। वर्ष 2027 तक ध्यान रखिएगा, तो वर्ष 2027 तक सभी राज्यों को ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। कब तक? वर्ष 2027। ये
सन याद रखिएगा या टाइम्स याद रखिएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति के जो 6 आधार स्तंभ उनको देखें तो पहला है व्यापकता, कंप्रिहेंसिवनेस, प्राथमिकता, प्रियोरिटाइजेशन, तीसरा अधिकतम उपयोग, ऑप्टिमाइजेशन, चौथा है सामंजस्यीकरण, सिंक्रोनाइजेशन, पांचवा है विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, छठा है गतिशीलता, डायनेमिक। देखिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की बात करें, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP, ठीक है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 23 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन खंड 1 और खंड 2 का शुभारंभ किया गया, जो केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित की गई है, जो केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण से जुड़े अधिदेश पर आधारित है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2025 तक की 4 साल 22 से 25 तक की 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के माध्यम से कुल 6 लाख करोड़ रुपए की मुद्रीकरण क्षमता एग्रीगेशन मोनेटाइजेशन का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमानित मूल्य केंद्र द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के अंतर्गत प्रस्तावित परिव्यय जो कि 43 लाख करोड़ रुपए है, 43 लाख करोड़ रुपए का लगभग जो 6% है, ये 14% है। जो 6 लाख है ये 14% है, जिसमें से 12 से ज़्यादा संबंधित मंत्रालय और 20 से ज़्यादा संपत्ति श्रेणियां शामिल हैं। मूल्य के आधार पर वार्षिक चरण के संदर्भ में 0.88 लाख करोड़ रुपयों के अनुमानित मूल्य वाली 15% संपत्तियों को वित्त वर्ष 2021-22 में जारी करने की कल्पना की गई है। अनुमानित मूल्य के अनुसार कुल पाइपलाइन मूल्य में शीर्ष 5 क्षेत्रों की हिस्सेदारी कौन सी है, तो वो निम्न है। देखिए शीर्ष 5 क्षेत्रों की जो हिस्सेदारी उसमें सड़क है 27%, रेलवे 25%, बिजली 15%, तेल और गैस पाइपलाइन 8%, दूरसंचार 6%। तो इसमें 5 हैं, तो ध्यान रखिएगा 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं: सड़कें, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन तथा दूरसंचार। देखिए वित्त वर्ष 2022 से 2025 के लिए क्षेत्रवार मुद्रीकरण पाइपलाइन जो कि करोड़ रुपए में दिया गया है। सड़कों के लिए 1,60,200 करोड़ रुपए, समयावधि क्या है 4 वर्षों 2022 से 25। दूरसंचार पे कितना होना है 35,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 2004 वर्ष की अवधि इनकी भी है। रेलवे पर 1,52,496 करोड़ रुपए, बिजली पार्षण पर 45,200 करोड़ रुपए, बिजली उत्पादन पर 39,832 करोड़ रुपए, नेचुरल गैस पाइपलाइन पर 24,462 करोड़ रुपए, ठीक है, ये क्षेत्रवार है। इसके अतिरिक्त आप देखें वेयर हाउसिंग पर कितना खर्च होगा 28,900 करोड़ रुपए, खनन पर 28,747 करोड़, उड्डयन क्षेत्र पर 20,782 करोड़ रुपए, बंदरगाह पर 12,828 करोड़ रुपए। यहाँ ध्यान रखिएगा कुल राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन कितने करोड़ की है 6 लाख करोड़ रुपए की है। आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त उत्पाद पाइपलाइन या अन्य पर 22,504 करोड़ रुपए, शहरी रियल एस्टेट पर 15,000 करोड़ रुपए, स्टेडियम पर 11,450 करोड़ रुपए। अर्थव्यवस्था की मजबूती हेतु राहत पैकेज की घोषणा, तो देखिए 28 जून 2021 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करते हुए या करने हेतु विभिन्न उपायों की घोषणा की गई। घोषित उपायों का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया हेतु तैयार करना तथा विकास एवं रोजगार हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना। घोषित उपायों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला है महामारी से आर्थिक राहत, दूसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना, तीसरा है विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन। महामारी से आर्थिक राहत, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना, विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन। कुल जो है 6,28,993 करोड़ रुपए के राहत पैकेज के तहत 17 उपायों की घोषणा की गई। कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए तथा स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु तथा 60,000 करोड़ रुपए अन्य क्षेत्रों हेतु दिया जाएगा। तो 1.1 लाख करोड़ रुपए की नई ऋण गारंटी योजना घोषित की गई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में शामिल आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता NEIA नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट के माध्यम से परियोजना निर्यात हेतु 33,000 करोड़ रुपए तथा निर्यात बीमा कवर के लिए 88,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।